सीएपीएफ एसी के जो हम पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, उसमें आज हम 2013 का करेंगे। ओके, सो उसके बाद 1 ईयर का बचेगा, तो 2012 का हो जाएगा। तो हम आपको टोटल इधर 11 ईयर्स के प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनिफाइंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स इज आर ट्रू इन दिस रिगार्ड। अब ये देखो, भारत का संसद जो है किसी भी राज्य को उसका राज्य क्षेत्र अलग कर सकता है, जैसे कोई राज्य है उसको बाइफरकेट कर सकता है, या टू राज्य को मिला करके एक राज्य बना सकता है, कोई भी चीजों को चेंजेस कर सकता है। ये कि इस संबंध में कौन सा सही है? तो देखो, बाय ए सिंपल मेजोरिटी एंड बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, इसका मतलब क्या है कि इसमें आर्टिकल 368 लागू नहीं होगा। हो सकता है कल के डेट में आपसे ये पूछा जाए कि क्या उसमें आर्टिकल 368 लागू होगा, तो उसमें नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो अब ये एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हुआ है। सेकंड है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट हु यूजुअली हैज टू रेफर द बिल टू लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट व्हिच इज आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द चेंजेस प्रोपोज्ड इन द बिल। यस, ये भी करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, तेलंगाना राज्य को जब अलग बनाया गया, यानी आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट करके, तो तेलंगाना जो उस समय जो आंध्र प्रदेश था, कंबाइंड आंध्र प्रदेश, उस लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रपोजल भेजा गया प्रेसिडेंट के द्वारा। अब जो बाइफरकेशन है या चेंजेस है, वो लेजिस्लेचर के मर्जी के बिना भी किया जा सकता है, लेकिन उनसे सजेशंस लिया जाता है कि आपका कुछ कहना है तो कहिए इस पर। नेक्स्ट है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नो, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे नहीं। खुद ये आपका बैकग्राउंड में वो अलग चीजें हैं कि ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर का विल जो है वो इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अनुसार प्राइम मिनिस्टर का, उसमें नथिंग टू से। तो आपका ये सही हो गया, यानी कि 3 गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अ बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू बिकम एन एक्ट हैज टू हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड। जो कह रहा है कि कोई भी लॉ है वो पार्लियामेंट में जब इंट्रोड्यूस होता है तो वो बिल होता है, और बिल जो है फिर वो लॉ बनता है। तो जब बिल के लॉ बनने में क्या प्रोसीजर होता है, कह रहा इट इज टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। यस, जो दोनों हाउसेस से पास होना होता है। The president has to give his or her assent. Yes, ये भी सही है। The prime minister has to sign it after the ratification. No, prime minister का कोई मतलब नहीं। Supreme Court has to approve that and declare it to be within the jurisdiction of the parliament. नहीं, सुप्रीम कोर्ट को अप्रूवल देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तब इंटरफेरेंस करेगा जब उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि हाँ, ये जो है लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है। अब देखो, जो प्राइम मिनिस्टर को इससे कोई ये मतलब नहीं है। अब देखो, जो आपको ये इसमें लगेगा कि मनी बिल में तो राज्यसभा गौन है, लेकिन राज्यसभा को फिर भी मनी बिल भी भेजा जाता है। अब उसको वो चेंजेस कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो चेंजेस मानना ना मानना जो है वो लोकसभा पर डिपेंड करता है। इवन वो कुछ एक्शन नहीं लेते हैं तो लोकसभा ये मान लेगी कि राज्यसभा ने पास कर दिया, इसका मतलब पास उनसे भी हो रहा है, लेकिन वो प्रोसीजर डिफरेंट है। तो ओनली 1 एंड 2 करेक्ट है, तो ए आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। फर्स्ट, ऑफिसेस connected with a religious or denominated institution may be reserved for members professing the particular religion to which the institution is related. Yes, ये इसका मतलब है किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान से जुड़े पद उस विशिष्ट धर्म को जिससे वह संस्थान जुड़ा है मानने वाले सदस्यों के लिए आरक्षित हो सकते हैं। अब इसमें से कहोगे कि ये तो वायलेशन है, ये अपने आप में सही है, लेकिन ये कहोगे कि फिर ये रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम इसके, लेकिन इन एडिशन टू दैट कि रिलीजियस हार्मनी मेंटेन रखना, ये भी आपका जो है स्टेट का दायित्व है। तो इस आधार पे, कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस के आधार पे आप जो है उसको करते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट है, द स्टेट में रिजर्व एनी पोस्ट और अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास of citizens who in the opinion of the state are not adequately represented in the services under the state, that state। ये सही है ये। तो सेकंड आपका भी ये सही है। नेक्स्ट है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। यस, ये भी सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि कुछ डिफरेंट और गिव में रहेंगे, तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि while the fundamental rights constitute limitations, okay, so limitations on a state action, the directive principles are in the nature of instrument of instructions to the government of the day
to do certain things and to achieve certain goals by their actions. Yes, ये सही है. ओके, सो जो आपका ये कह रहा है कि जो फंडामेंटल राइट है वो कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन ऑन स्टेट एक्शन. तो जो फंडामेंटल राइट क्या है, वो राइट है किसी भी पर्सन का. तो राइट यदि पर्सन का है तो वो उसका मतलब क्या है, स्टेट पर वो लिमिटेशंस ये क्रिएट कर रहा है. ओके, लेकिन डीपीएसपी इनेबलिंग क्लाउज है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है. नेक्स्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हाउएवर रिक्वायर्स टू बी इंप्लीमेंटेड बाय लेजिस्लेशन and so long as there is no law carrying out the policy laid down in a directive principle, neither the state nor an individual can violate any existing law or legal rights अंडर द कलर ऑफ गेटिंग ए डायरेक्टिव. अब ये देखो कह रहा है कि जब तक नीति निदेशक तक तो इन जनरल जो है कि उसको इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ की आवश्यकता होती है, लेकिन जब तक उस ऐसा लॉ नहीं बनाया जाए तो ऐसा चीजें जो हैं वो रहेंगी. तो ये भी सही है. नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. नहीं, ये कितनी बार क्वेश्चन मतलब इस एग्जाम या कुछ में ये पूछा जा चुका मल्टीपल टाइम्स. ओके, तो ये इन्फोर्सिएबल नहीं है. एंड क्रिएट जस्टिसेबल राइट्स, नो. तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड गलत है. Question number 5. Consider the following statements. It shall be endeavor of every state and every local authority within the state to provide adequate facilities for instructions in mother tongue at the primary state of education to children belonging to linguistic minority groups. Yes, ये जनरली है. कहीं भी आप मदर टंग में जो है वो इनफैक्ट आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसमें भी ये प्रोविजन किया गया है कि बच्चों को जो है वो आप मदर टंग में प्रोवाइड करो एजुकेशन, ताकि वो बेटर तरीके से लर्न करें. ठीक है ये. नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन इंजॉइंस द यूनियन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड एंड प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज and to develop it so that it may serve as a medium of expression of all the elements of the composite culture of India. Yes, ये भी provisions हैं, तो ये सी है. नेक्स्ट आपका है, which of the 6 number, which of the following expenditures are charged on the consolidated fund of India. देखो, एक होता है expenditure made from consolidated fund of India. तो जो expenditure made from होता है वो उस पर वोटिंग होता है, लेकिन जो चार्ज होते हैं उस पर वोटिंग नहीं होता. वो यानी कि ऑब्लिगेशन है, मैंडेटरी है गवर्नमेंट का. तो यह है इमोल्यूमेंट एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज और हर ऑफिस. यस, राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते था उनके पद से संबंधित व्यय, यानी कि उनके जो वेतन है ये सारी, तो वो उसमें वोटिंग की जरूरत नहीं, उसको आपको देना ही है. तो फर्स्ट आपका इंक्लूड होगा. तो अभी ये और ये आपका हट गया. नेक्स्ट आपका है, द सैलरीज एंड अलाउंसेस द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल. ये भी आपको करना ही है. नेक्स्ट आपका, डेट चार्जेज ऑफ विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल. यस, ये भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई लोन लिया हुआ है तो उसको रिफाइनेंस तो करना है ना, उसको फाइनेंस तो करना है ना. तो ये तीनों के तीनों आपके शामिल है. तो बी इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिविलेज ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल कलेक्टिवली. जो हाउस ऑफ द पीपल हैं यानी कि लोकसभा, उनके विशेषाधिकार कौन से हैं. तो द राइट टू पब्लिश डिबेट एंड प्रोसीडिंग्स एंड द राइट टू रिस्ट्रेन पब्लिकेशन बाय अदर्स. यस, ये भी ये आपका सही है कि ये चाहें तो लोकसभा अपना पब्लिश कर सकती है, लेकिन यदि ये नहीं चाहेंगे तो दूसरे पब्लिश नहीं कर सकते. द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स फ्रॉम गैलरी एनी टाइम. यस, इन जनरल देखो विजिटर अलाउ होते हैं यदि आपने किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से परमिशन लिया हुआ है या जो भी अदर जो अथॉरिटी है उनसे परमिशन, तो आप जा सकते हो. लेकिन किसी टाइम कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस किया जा रहा है तो बाहरी लोगों को अलाउ नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट आपका, द राइट टू पनिश मेंबर्स एंड आउटसाइडर टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. तो विशेषाधिकार के हनन पे तो अपने मेंबर्स को भी, जो इंडिविजुअल व्यक्ति है वो कर रहा है, या कोई बाहरी को दंड कर सकते हैं. तो 1 2 3 सही है. तो देखो ये आपका 2 हट गया. अब 4 पे दारोमदार हमारा है. What is said or done within the walls of parliament, however, can be inquired into court. No, ये it cannot inquired. तो A इसका करेक्ट आंसर होगा. Next question number 8. A bill is deemed to be a money bill if it contains only provisions dealing with. तो मनी बिल के संबंध में जो यानी कि फाइनेंशियल से रिसोर्सेज से ये है, तो इम्पोजिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, कोई टैक्स यदि लगाया जा रहा है तो प्रॉपर पार्लियामेंट के अप्रूवल होना चाहिए. तो ये सही है. द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, कहीं से गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो उसमें भी चाहिए. द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. यस, ये आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है और 267 में कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. तो इन दोनों में ठीक है.
नेक्स्ट तो 1 2 3 आपका सही है। अब देखो ये हट गया। नेक्स्ट है द प्रोविजन फॉर इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स और अदर पेनाल्टीज और फॉर द डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंसेस और फीस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। तो ये देखो जो जुर्माना फाइन्स एंड अदर पेनाल्टीज होता है ना, उसमें आपका मनी बिल के अंतर्गत नहीं, वो जनरल प्रैक्टिस में ये होता है। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने मेंबर्स पर ये ड्यूटी लगाया ये कि आप टाइमली प्रमो ये रिप्रेजेंट करोगे, अपने को टाइमली आओगे, नहीं आओगे तो आपका कुछ वेतन काटा जा सकता है, कुछ ये चीजें। तो ये सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और मनी बिल से संबंधित वो एस्पेक्ट्स नहीं है, तो 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल इज आर करेक्ट। तो कह रहा कि जो हाउस ऑफ यानी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष के शक्तियों के बारे में, तो स्पीकर्स कंडक्ट इन रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ मेंटेनिंग ऑर्डर ऑफ द इन द हाउस विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू द jurisdiction ऑफ एनी कोर्ट। यह सही है ये कि जो सदन में व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया को विनियमित करने में अध्यक्ष का आचरण किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा कि उन्होंने मेंबर्स को क्या कहा। वैसा नहीं है, नहीं कि वो गाली देने लगेंगे, वो चीज नहीं है, लेकिन मतलब वो कोर्ट में इंक्वायरी नहीं होगा। तो फर्स्ट सही है। सेकंड है बिसाइड्स प्रिजाइडिंग ओवर हिज और हर ऑन हाउस द स्पीकर पोजेस certain powers like presiding over a joint sitting of the two houses of the parliament। yes, कि ये सिर्फ प्रिजाइडिंग अपने हाउस का कर रहे हैं, उसके अलावा भी उनके पास कुछ पावर है, जैसे ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 के तहत जो है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट होता है, तो उसको भी वो प्रिजाइडिंग करते हैं। तो ये सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। तो अब आपका ये दो स्टेटमेंट गलत, दो ऑप्शन हट गया। अब हमारा जो तीसरा है दारोमदार थर्ड पे है while a resolution of his or her removal is under consideration, the speaker shall preside but shall no right to speak and shall have to right have no right to vote। देखो ये प्रेजाइड नहीं करेंगे, लेकिन जब भी जरूरत होगा तो वो बोल सकते हैं, उनको परमिशन दिया जाएगा कि हाँ अब आप अपना जो पक्ष है वो चीज रख सकते हैं, या ये कोई जरूरत नहीं। तो ये प्रेजाइड नहीं करेंगे, वो उस समय ऑर्डिनरी मेंबर्स टाइप के होंगे। तो ये बी स्टेटमेंट बी सही है, क्योंकि थर्ड आपका गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा कि अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग chosen as and for being a member of either house of the parliament if he or she holds any office of profit under the government of India or government of any state other than the office exempted by the parliament by law। तो देखो ये स्टेटमेंट सही है। कुछ जो होते हैं जो आपका कुछ पोस्ट होते हैं उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के प्रव्यू से बाहर रखा जाता है, तो उस पोस्ट पे है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ऐसा कोई पोस्ट जो इनके प्रव्यू से बाहर नहीं है, उसमें लाभ के पद पर यदि है, प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है, तो वो मेंबर ऑफ जो एनी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट वो नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ये कर दिया है कि वो विकृत चित्त के हैं, यानी कि वो पागलपन के दौरे से गुजर रहे हैं या जो भी, तो लेकिन उस वो जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो उन्होंने ऐसी घोषणा करी हो। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही होगा। तो जब सेकंड स्टेटमेंट सही है तो फिर आपका अब फर्स्ट और सेकंड सही है, तो दो स्टेटमेंट आपका हट गया। अब तीसरा फिर हमारा दारोमदार है remains absent from all meetings of the house for a period of 60 days without the permission of house। जब बिना परमिशन के आप बाहर रहते हो, अब मान के चलो कोई जेल में है, तो जेल में हो तो ऑब्वियसली बात है कि वहां आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि भाई हम इस कारण से अनुपस्थित हैं, या कुछ आपकी तबीयत खराब हो गई, या कुछ और चीजें करना है, आप कोई इंस्टीट्यूशन में विदेश में पढ़ने चले गए या ट्रेनिंग करने चले गए, तो ये आप परमिशन लेकर के कर सकते हैं। विदाउट परमिशन से हो गया तो ये थ्री स्टेटमेंट्स ऑल थ्री आर राइट। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ सिटिंग ऑफ ए हाउस। जो आपका सदन का बैठक है उसके पर्यवेक्षण यानी कि जो मीटिंग है उसको फिनिश करने के संबंध में, तो कह रहा ओनली द हाउस ऑफ पीपल इज सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन। तो सिर्फ लोकसभा का विघटन होता है, सही है, राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है ना, तो उसका विघटन नहीं होगा। तो फर्स्ट आपका सही है, तो एक ऑप्शन हमारा हट गया। द पावर ऑफ डिजोल्यूशन एंड प्रोरोगेशन आर एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यस, जो विघटन है या सत्रावसान है, सत्रावसान का मतलब है ना, कोई सपोज करो कि विंटर सेशन है या फिर सपोज मॉनसून सेशन है, तो ये जो सेशन एंड होगा यानी कि 3 मंथ 1 मंथ 2 मंथ जो भी चल रहा, तो वो जो फिनिश होगा या फिर डिसोल्यूशन होगा वो प्रेसिडेंट करेंगे। तो फर्स्ट सेकंड भी सही है। ओके, तो ये हमारा हट गया।
अब देखो आइदर 3 और 4 के संबंध में हम श्योर किसी एक के संबंध में, तो हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है द पावर टू एडजर्न द डेली सीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड द काउंसिल बिलोंग्स टू अ स्पीकर एंड द चेयरमैन। यस, तो ये ही हमारा ए सही हो जाएगा। अब पार्लियामेंट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड एज इट इज परमानेंट। पार्लियामेंट परमानेंट चैम्बर नहीं है ना, राज्यसभा परमानेंट चैम्बर है, तो ये वैसे भी गलत है, तो आपका ये तो गलत ऐसे भी हो गया, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। Next, question number 12. Consider the following statements. A person who is not a member of either house of the parliament can be appointed a member of council of minister. बिना मेंबर हुए भी आप लोकसभा या राज्यसभा किसी के बिना मेंबर हुए भी आप अप टू 6 मंथ तक मिनिस्टर रह सकते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो ये हमारा डी अभी इसमें से गलत हो गया। तो 6 मंथ के बाद आपको विद इन 6 मंथ आपको बनना है। नेक्स्ट, एनी वन कैन बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स। नो, ये ऑलरेडी गलत हो गया, 6 मंथ मैक्सिमम, तो सेकंड आपका गलत हो गया, तो ये आपका हट गया। अब तीसरा पर हमारा दारोमदार है, ए पर्सन शैल नॉट बी लेस देन 25 इयर्स ऑफ एज इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर। यस, सही है। इनफैक्ट लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम 25 इयर्स चाहिए होता है, और राज्यसभा के लिए 30 चाहिए, तो मिनिमम तो 25 चाहिए, तो सी इसका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, the Central Administrative Tribunal adjudicates dispute with respect to recruitment and conditions of service of persons appointed to public service and post in connection with the affairs of the union. Yes, ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। नो, डिफेंस फोर्सेस के लिए अलग प्रोविजंस है, तो ये नहीं है, तो फर्स्ट आपका सही है, सेकंड नहीं है, तो ये आपका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ऑफ एनी हाई कोर्ट्स। नहीं, देखो एक्चुअल में क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है ट्रिब्यूनल से ऊपर है, तो इसको ऐसे भी ये नहीं हो सकता है, तो 3B नहीं होगा। और इनफैक्ट 2 आप यदि एलिमिनेट कर सकते हो तो आपका आंसर डायरेक्ट आ गया, तो ये बी हो गया। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। कीप कंटिन्यू, जितना आप अधिक से अधिक एक्सप्लोर करोगे, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए फायदा होगा। ओके, थैंक यू।